क्या हाल है भाई आप सबके। तो आज हम अपना BPSCT 137 का जून 2023 का पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आपको इस चैनल पर आपके जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के कोड हैं उनका PYQs का सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा, साथ में PDF के साथ। दूसरी बात, अभी जब आपके नेक्स्ट सेशन के एग्ज़ाम्स आएंगे दिसंबर वाले, तो उसके इसी चैनल पे आपको प्रॉपर आपके लेक्चर मिलेंगे। PYQs तो मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको इसके लेक्चर्स भी मिलेंगे। ठीक है, ये कुछ वीडियोस हम अभी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे, आप जाके इनको देख सकते हैं। कल आपका एग्ज़ाम में उस चीज़ के लिए आपको बड़ी हेल्प करेगा ये वाली वीडियोस। और 133 की भी हमने अपलोड करी है, लेकिन कल से रेगुलर 133 की अपलोड करेंगे। आज फिलहाल 137 की ही रहेगी वीडियोस। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अपना पेपर जून 2023 का वेव्स एंड ऑप्टिक्स का। भैया 50 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे आपको दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या पॉसिबल है कि आप रूबी लेज़र को इतनी वेवलेंथ को उसके ऊपर एक्साइट कर सको? तो आंसर है नहीं भाई, पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो यहां समझा देता हूं मैं आपको। पहले लिखा हुआ है कि नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इफेक्टिवली लेज अ रूबी लेज़र। ये तो भैया ये 1 नंबर का आंसर हो गया। इतना क्यों नहीं होता? क्योंकि जो रूबी होता है ना, उसकी जो लेज़र्स होती हैं वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ करी जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को डोपिंग करने में क्रोमियम आयंस में। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को डॉप करा जाता है आपका क्रोमियम आयंस में। ठीक, क्रोमियम आयंस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेज़र एक्शन और स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स के लिए। ठीक है, तो जो रूबी होता है ना, उसके 2 एब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बैंड, एक होता है वीक बैंड। स्ट्रॉन्ग बैंड में क्या होता है, जो ब्लू ग्रीन रीजन बोलते हैं, जिसकी वेवलेंथ अराउंड 400 नैनोमीटर होती है, और वीक बैंड में येलो ग्रीन रीजन होता है जिसकी वेवलेंथ अराउंड 550 नैनोमीटर होती है। ठीक, अब होता क्या है कि 8000 एंगस्ट्रॉन्ग मतलब 800 नैनोमीटर की अगर आप उसके ऊपर गिराते हो तो वो इंफ्रारेड रीजन में चला जाता है। जो रूबी होता है वो किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन बैंड शो नहीं करेगा। क्यों? कि इसके अंदर जो क्रोमियम आयन है रूबी के अंदर, वो एब्जॉर्ब नहीं करता 8000 एंगस्ट्रॉन की लाइट को इफेक्टिवली। क्योंकि भैया यहाँ पे आपको समझाया कि रूबी के 2 ही बैंड होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बैंड, एक होता है वीक बैंड। जब उसका स्ट्रॉन्ग बैंड ही अराउंड 400 नैनोमीटर है, तो वो कैसे 800 नैनोमीटर की लाइट को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवा सकता है या फॉल करा सकता है? तो ये कुछ उसके आंसर्स थे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया हो। भाई ये जो चीज़ें ब्लर मार रही है ना, इस चीज़ के लिए हम थोड़ा सा यार इसको ट्राई करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो बिल्कुल चीज़ें प्रॉपर दिख रही हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना हो तो। चलो भाई अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमें एक पियानो इज साउंडेड विद अ ट्यूनिंग फॉर कितना? 8 बीट सुनाई दे रही है हर एक सेकंड में। सेम ऐसा क्वेश्चन 8 बीट वाला पर सेकंड का, लैंग्वेज चेंज थी, दिसंबर या जून 2024 में आ चुका है। ठीक है, तो देखो हमें करना क्या है इसके लिए, यहां पे समझना। यहां पे मेन बात मैं बता देता हूं, इसको हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, जो ट्यूनिंग फोर्क होती है फ्रीक्वेंसी की, वो हमें दी हुई है अभी क्वेश्चन में 512 हर्ट्ज। 8 बीट सुनाई देती है हर एक सेकंड में। इसका मतलब कि जो पियानो की जो नोट फ्रीक्वेंसी है वो 8 हर्ट्ज ज़्यादा है और 8 हर्ट्ज कम है ट्यूनिंग फोर्क से। मतलब हमें अभी निकालनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ पियानो नोट। तो वो क्या हो जाएगी, 512 प्लस 8 कर दो, एक तो ये आ जाएगी, और एक क्या कर दो, 512 में से 8 माइनस कर दो, एक ये आ जाएगी। तो या तो फ्रीक्वेंसी आपकी 504 हर्ट्ज है या फ्रीक्वेंसी आपकी 520 हर्ट्ज है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये अपना क्वेश्चन यहां पे करना था। ठीक है,
सी वाला क्वेश्चन में हमें डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, तो ये आपके डायग्राम्स है, ऐसा कुछ आपने 12th क्लास में डायग्राम्स बनाए होंगे, वही डायग्राम्स आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। ठीक है, हमें शो करना है ओ और ई वेव सरफेस के नेगेटिव यूनि एक्सियल क्रिस्टल्स होते हैं। तो देखो यहां पे समझना, ये ओ और ई होता क्या है, तो पहले समझो ओ को बोलते हैं ऑर्डिनरी वेव, ऑर्डिनरी वेव जिसका सरफेस होता है स्फेरिकल, जबकि जो हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव होती है ना, जिसको हम बोलते हैं ई वेव, उसका सरफेस कैसा होता है भाई, इलिप्टिकल। ठीक, जो ओ वेव होती है जिसका सरफेस स्फेरिकल होता है, वो सेम वेलोसिटी रखती है अपनी सारी डायरेक्शन में, जबकि जो ई वेव होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पर। जो ओ वेव का सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है, ई सरफेस का सरफेस या तो एलिप्टिकल होगा, ठीक, या कंप्रेस होगा नेगेटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल में। तो इतना अगर आप ये सब लिख कर आओगे ना तो इतना इनफ है आपके लिए, ओ और ई वेव्स क्या होते हैं। ठीक है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन बाइप्रिज्म और एलॉयड मिरर फ्रिंजेस। तो देखो जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं ना, मतलब वो पेपर में आ चुके हैं आपके। तो देखो भाई, बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में, हाँ अब सही है, बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में जो सेंट्रल फ्रिंज होती है वो होती है ब्राइट, जबकि लॉयड मिरर के अंदर होती है डार्क। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है ना वो कितने का होता है, 180 डिग्री का फेज चेंज होता है इन दोनों के बीच में। बाइप्रिज्म में जो फ्रिंज वृत्त होती है वो सेम होती है सारे पार्ट्स में, जबकि लॉयड मिरर के अंदर जो फ्रिंज वृत्त होती है वो वेरी करती है, क्योंकि सेपरेशन जो होता है ना सोर्स का वो डिफरेंट होता है ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन, जिसकी वजह से जो फ्रिंज वृत्त होती है बाइप्रिज्म में तो सेम रहती है, लेकिन लॉयड मिरर में क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, सपोज करना है रेडियस ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड ऑफ जोन प्लेट इतना दिया हुआ है, जब लाइट वेवलेंथ इतने की उसके ऊपर इंसिडेंट करी गई, तो आपको बताना है फोकल लेंथ क्या होगी जोन प्लेट की। तो ये हमारा क्वेश्चन है एफ वाला। तो देखो हमको अभी फिलहाल क्वेश्चन में रेडियस गिवन था जिसकी वैल्यू 0.04 सेंटीमीटर है, वेवलेंथ गिवन है इतनी, दोनों हमने सेंटीमीटर में कंसीडर कर ली। फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे बच्चे, फॉर्मूला लिख लेना काम आएगा, ये फॉर्मूले हम यहां पे लगाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो एफ निकालने के लिए पहले मैं r1 स्क्वायर अपॉन में वेवलेंथ लगाऊंगा, वैल्यू पुट करूंगा, तो मेरे पास मेरा एफ आ जाएगा कितना, 26.6 सेंटीमीटर। तो यही मेरे को निकालना था, तो ये मेरा सॉल्यूशन है। ठीक है, इंटेंसिटी कर्व बताना है डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न्स का। तो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न्स का इंटेंसिटी कर्व यहां पे देखो बोल रहा है, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न्स में जो इंटेंसिटी कर्व होता है वो एक सीरीज होती है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की, विच आर, जो कि किसका रीजन होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। अब इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। ठीक, सेंट्रल फ्रिंज जो होती है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होती है और उसकी इंटेंसिटी जो होती है घट जाती है जब वो मूव करती है सेंटर से दूर। और डिफ्रैक्शन एनवलप आता है किसकी वजह से, ओवरऑल इंटेंसिटी की वजह से, जो कि डिमिनिश कर देता है क्यों, जब वो मूव करेगी फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंजेस। तो आप इसको इतना एक बार पढ़ना, इसमें से मेन जो ये डार्क वाली बात है ये तो भाई बिल्कुल लिख कर आना। ठीक है, अगर बाय चांस पेपर में आ जाता है तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है हीलियम और नियोन के लेजर का। तो ये रहा आपका एच वाला पार्ट, ये पूरा इसी तरीके से आपको लिखना है। तो देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, एक होती है ग्राउंड स्टेट, एक होती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट किसकी, हीलियम की।
एक होती है मेटास्टेबल स्टेट, वो भी हीलियम की होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब हीलियम एटम एक्साइटेड होता है ना हाई एनर्जी लेवल में, तो उस स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। और मेटास्टेबल में क्या होता है, जब एक्साइटेड हीलियम एटम ट्रांसफर करता है अपनी एनर्जी नियोन एटम को टक्कर मारने के बाद या कोलिजन के बाद, तो उस टाइम पे जो हीलियम की जो स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है। एक होती है अपर लेजर लेवल, जिसको नियोन की होती है, जो क्या होती है, नियोन एटम जो होता है वो अपनी हाई एनर्जी लेवल पर जब आता है कुछ एनर्जी लेकर हीलियम एटम से, तो दिस लेवल इज मेटास्टेबल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टे करेंगे कुछ लॉन्ग टाइम के लिए एज कंपेयर टू अदर एक्साइटेड लेवल। उस स्टेट को बोलते हैं अपर लेजर लेवल, जो कि नियोन का होता है। नियोन क्या करता है, हीलियम से एनर्जी लेता है और अपनी हाई एनर्जी लेवल में आ जाता है, तो उस स्टेट का नाम बोला जा रहा है अपर लेजर लेवल नियोन। एक लोअर लेजर भी होती है, जहां पे नियोन एटम जो होता है वो ट्रांजिशन दिखाता है अपनी अपर लेजर लेवल से लो एनर्जी लेवल में, तो वो कुछ एमिट करता है फोटॉन्स लेजर लाइट्स के, तो उस को हम लोअर लेजर लेवल बोलते हैं। एक होता है ग्राउंड स्टेट, तो जहां पे नियोन एटम जो होता है वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पर आ जाता है, उसको हम ग्राउंड स्टेट नियोन बोलते हैं। तो जब एनर्जी ट्रांसफर होती है हीलियम से नियोन में, तो एक क्रूशियल प्रोसेस होता है, मतलब इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो जो लेजर लाइट होती है प्रोड्यूस होती है जब नियोन के एटम ट्रांजिशन करते हैं अपनी अपर लेजर लेवल से लोअर लेजर लेवल में। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है और ये पूरा इसका डायग्राम है। आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही हो, क्या चीज समझाई जा रही है आपको। ठीक है। एच के बाद हमने पढ़ना है एक प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव है जो कि ट्रेवल कर रही है, इतनी लेंथ है उसकी, इतना मास है उसका, इतनी फोर्स है उसमें। इफ फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों के इतने इतने दिए हुए हैं, तो आपको एवरेज पावर निकालनी है। ठीक है। तो देखो ये कुछ क्वेश्चन है, ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में पहले से गिवंस थी। थोड़ा छोटा कर लें, दिखेगा, और थोड़ा छोटा कर लें भाई, विजिबल तो है, थोड़ा थोड़ा क्वालिटी बिगड़ रही है, लेकिन चलो यार नेक्स्ट टाइम थोड़ा और अच्छा ट्राई करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्वेश्चंस में गिवन थी। ठीक। हेल्पफुल इंफॉर्मेशंस क्या क्या ये हमें याद रखनी है। म्यू एम अपॉन एल होता है, वेव स्पीड इस फॉर्मूले के बराबर होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ के बराबर होती है, पावर का फॉर्मूला ये होता है। ये हेल्पफुल इंफॉर्मेशन, मतलब ये हमें फॉर्मूलेज याद रखने हैं। स्टेप 1 के लिए हम सबसे पहले लीनियर मास डेंसिटी फाइंड करेंगे, जिसके लिए मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.1। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं वेव स्पीड फाइंड करूँगा, वेव स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो वेव स्पीड का आंसर हमारे पास आ रहा होगा 20 मीटर पर सेकेंड। धीरे धीरे करके हम सारी वैल्यूज निकालेंगे इसकी। फिर हम एंगुलर स्पीड को फाइंड करेंगे, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हम सॉरी भाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम फाइंड करेंगे। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 80 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। और लास्ट में जब हम एवरेज पावर में सारी वैल्यूज अपनी डाल देंगे तो हमारे पास पावर आएगी 0। ये भी आ सकती है और ये भी आ सकती है। आप यहाँ पे भी छोड़ोगे जब भी नंबर मिलेगा, यहाँ पे भी छोड़ोगे जब भी नंबर मिलेगा। ठीक है। तो सारा खेल फॉर्मूले का है, फॉर्मूला थ्योरी फॉर्मूला थ्योरी। फॉर्मूले अच्छे से अपनी कॉपी में कहीं लिख लेना, ताकि आपको पेपर के टाइम पे रिवाइज करने में दिक्कत ना आए। अब ये पूरी डेरिवेशन है, इसको हमें शो करना है। ठीक है। तो इसका जो बी वाला पार्ट है वो यहाँ पर है। बोल रहे स्टार्ट करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस से। मैं समझा देता हूँ भाई सारा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अपना एडियाबैटिक प्रोसेस से। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट एक्सचेंज नहीं होती है और इक्वेशन पी वी गामा कांस्टेंट होती है, जहां पे पी प्रेशर होता है और वी आपका वॉल्यूम होता है। और ये जो गामा है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एडियाबैटिक इंडेक्स बोल रहे हैं, जो कि रेशियो होती है किसकी, स्पेसिफिक हीट की रेशियो होती है। आपको भी कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। अभी क्या है
कि स्पीड और साउंड और डेंसिटी में एक रिलेशन होता है, P इक्वल्स टू रो वी स्क्वायर। तो और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम भी होता है। तो जब हम ये वैल्यूज दोनों में एक दूसरे में डालेंगे ना, तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा P इक्वल्स टू m अपॉन में v। यहाँ पर ये जो m है ना भाई, ये मास है, ये क्या है, ये वॉल्यूम है, और ये क्या है, मेरी वेलोसिटी है। ठीक है, मतलब स्पीड है। फिर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, आपको सारी बातें बिल्कुल ऐसे ऐसे लिखनी है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रेशर की वैल्यू की जगह वी वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो हम देखेंगे dp बाई डी वी हमारा आ रहा है माइनस गामा एम वी स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से प्रेशर को डेरिवेटिव करेंगे टू स्पीड, तो dp अपॉन dv कुछ इस प्रकार बनेगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो लास्ट में ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dp अपॉन dp माइनस माइनस नहीं गामा v स्क्वायर के बराबर आ रहा होगा। और जब आप सारी चीजें दोबारा से पुट करोगे तो आप देखोगे आपके पास लास्ट में आंसर होगा रो आर टी अपॉन में m। तो ये आपकी पूरी डेरिवेशन थी इस वाले पार्ट की। अभी और है, मैं आगे करा देता हूँ। ये वाला पार्ट है, और एक लास्ट में जाके आपके पास ये फॉर्मूला आपका आने वाला है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए भैया इतना बड़ा है, तो आपको अच्छे से इसको लिखना है, और डेरिवेशन है अच्छे से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, रिवर्बरेशन क्या होता है भाई, 9th क्लास में पढ़ा था, गूंज को रिवर्बरेशन बोलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होता है कि हम हॉल की डिजाइन्स को कैसे करें, सारा खेल से भाई रिवर्बरेशन का होता है। हम आप जब मूवीज देखने जाते हो तो आपने देखा होगा कि जो आपका पूरा सिनेमा हॉल होता है वहाँ पे ना दरी बिछी होती है, और ना दीवारों पे क्या लगे होते हैं, आपके मोटे मोटे बोल सकते हैं, मोटी जो दरी होती है वो लग रखी होती है, इवन फ्लोर्स पर भी। क्यों, ताकि जो आवाज उस सिनेमा हॉल में से आएगी वो गूंजे ना। जब कमरा बड़ा होता है ना, अब मैं जैसे अगर मेरा ये रूम है, मैं अपने इस रूम को खाली कर दूं तो इस रूम में गूंज आएगी। अब गूंज आने से क्या होता है कि जो वॉइस होती है वो उसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने चारों तरफ या पूरी दीवार पे हम अपना दरी दरी लगा सकते हैं, दरियाँ होती है ना, उन ब्लैंकेट लगा सकते हैं अच्छी क्वालिटी वाले। तो या फोम की दीवारें हम बना सकते हैं। उन सब से क्या होता है, रिवर्बरेशन कम हो जाती है हमारी। तो हमको जो चीज़ें होती है ना वो बहुत ईजिली सुनाई देती है, और जो क्वालिटी आ रही होगी ना वो बहुत बेस्ट आ रही होगी वॉइस की। तो ये सब रिवर्बरेशन के बारे में होता है। यहाँ पे ये पूरा ना मैंने लिख दिया है भैया, आप एक बार देख लेना इसको ना। देखो ये रहा रिवर्बरेशन का, देखो भाई अच्छी क्वालिटी है, यहाँ तो क्वालिटी अच्छी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ नहीं बिगड़ी है चीज़ें। ठीक है, सो चलो अब बिगड़ गई है अलग चीज़ है, जब वो सही थी भाई। इस क्वालिटी के ऊपर भी ना थोड़ा काम करते हैं, इसको भी थोड़ी सुधारते हैं यार। बोल एक क्वेश्चन है, एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो आपको क्वेश्चन में वेवलेंथ गिवन थी, आपने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। नैनो मतलब होता है 10 की पावर -9। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा c बाई लैम्डा। वैल्यू पुट करोगे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स। यहाँ से ओमेगा निकाल लो 2πf, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा आपके पास कितना आ रहा है 4.71 10 की पावर 15। अब आप क्या करोगे, वेव नंबर निकालोगे। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है 2π बाई लैम्डा। लैम्डा आपको गिवन है वेवलेंथ, तो k कितना आ जाएगा 1.57 10 की पावर 7 आ गया। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए देखो ये फॉर्मूला होता है E नॉट अपॉन में C, B नॉट इक्वल्स टू E नॉट अपॉन में C। हमें क्वेश्चन में E नॉट तो गिवन था, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 है, तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी कितनी 1.67 10 की पावर -6 टेस्ला। ठीक है, ये थर्ड का ए पार्ट था। पोलराइजेशन क्या होता है देखो मैं आपको समझा देता हूँ, पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, और डिस्कस करना है पोलराइजेशन। तो देखो
जैसे एक होती है नॉन पोलराइज लाइट, एक होती है पोलराइज लाइट। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जब कोई लाइट किसी एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ना, या मैं ऐसे बोलूं, जब कोई लाइट किसी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, उस लाइट को बोलते हैं पोलराइज लाइट। और कुछ ऐसी लाइट्स होती हैं जो सारी डायरेक्शन में फैल जाती हैं, जैसे हमारे घर की ट्यूबलाइट। जब हम ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं तो वो क्या किसी एक ही पॉइंट पे फोकस करती है? आंसर है नहीं, वो तो चारों डायरेक्शन में फैल जाती है। तो जो लाइट चारों डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में फैल जाती है ना, उसको बोलते हैं नॉन पोलराइज लाइट। और जो कोई लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलती है, उसको बोलते हैं पोलराइज लाइट। ठीक है, तो इसी के बारे में ना आपको यहाँ पे ये समझाया हुआ है, तो आप इसको देख लेना यार, ये पूरा इसी के बारे में है। मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ें आपको रखनी है। क्वालिटी की बात है तो ये लो भाई, क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर देते हैं, देखो। हाँ ठीक है भाई, यहाँ पे भी सही हो गई। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका अगर आप लेना चाहो तो। चलो, अगला क्वेश्चन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फ्रिंज निकालनी है। तो देखो भाई, ये रहा क्वेश्चन। आपको ये कुछ चीज़ें गिवंस थी, जैसे वेवलेंथ गिवन थी, आपने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आपको थिकनेस गिवन है, आपने थिकनेस लिख ली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.6, आपने म्यू लिख लिया। अब फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला भाई आप ये वाला लगाओगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करना। जब वैल्यूज अप्लाई करोगे तो आपके पास n आ जाएगा 17। तो इसका मतलब कितनी फ्रिंज बन रही है आपकी? 17 फ्रिंज बन रही है। ठीक है, ये इसका सी वाला पार्ट था। फोर्थ का फर्स्ट वाला पार्ट हम कर रहे हैं, शो करना है कि रेडियस और डार्क फ्रिंज का न्यूटन का रिंग एक्सपेरिमेंट है एक। तो देखो फोर्थ का ए, ये रहा, ये है भाई न्यूटन्स की डेरिवेशन। एक मिनट भाई, ये है न्यूटन की डेरिवेशन। आप इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना। ठीक, मैं आपको दिखा देता हूं सारा जो भी इसमें लिखा हुआ है ना, ये है इसमें। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। छोटा करने पे ना यार क्वालिटी बिगड़ जा रही है। एक मिनट रुको, जैसे एक ये बन रहा है, हाँ सही है, और एक ये वाला पार्ट है इसका। ठीक है, फोर्थ का 1 पढ़ लिया। सेकंड है मिकेल्सन का इंटरफेरोमीटर कैन यूज टू डिटरमाइन वेवलेंथ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये रहा भाई इसका। ठीक है, मिकेल्सन का इंटरफेरोमीटर, उसके बारे में यहाँ पे लिया हुआ है कि क्या बोल रहा है। ये एनालाइज करता है इंटरफेरेंस पैटर्न जो कि क्रिएट होता है दो लाइट बीम से, और ओरिजिनेट होता है सेम सोर्स में लेकिन ट्रेवल करता है डिफरेंट पाथ में। ठीक, ये उसके बारे में दिया हुआ कि मिकेल्सन का इंटरफेरोमीटर करता क्या है, और ये कुछ उसकी बातें दी हुई हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस में गिवन थी इसलिए यहाँ पे लिख दी हैं। तो आप इनको एक बार, एक मिनट रुको, आप इनको एक बार आराम से देख लेना। ठीक है, ये पूरा इसका वो इसके बारे में है, आप इसको रीड कर लेना। रीड करके माइंड में रख लेना क्या क्या बातें इसकी याद रखनी हमें। अगला इसका क्वेश्चन है, मतलब न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप मेन ये फॉर्मूला याद रखना भाई। फॉर्मूला ही का खेल है, फॉर्मूला याद हो गया तो आपके डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, फिर तो मैथ का खेल है सारा। तो आपकी वैल्यू कुछ ये आ रही होगी 10⁴। ठीक है, जब कैलकुलेट करोगे टोटल डिस्टेंस तो वो आ रहा होगा 5000। तो ये इसी के बारे में लिखा दिया, आप इसको देख लेना। न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये फोर्थ का सी वाला पार्ट हो गया। फिफ्थ का मैं आपको ए वाला पार्ट बता देता हूं। ऑब्टेन करना है आइंस्टाइन का रिलेशन फॉर एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड। अरे एक मिनट भाई, चलो, क्या ऑब्टेन करना है हमें भाई? आइंस्टाइन का रिलेशन फॉर एब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेटेड एमिशंस के लिए। तो देखो
ये रहा। ये है आपका भाई डेरिवेशन, ठीक है, ऑफ रेडियई ऑफ डार्क फ्रिंज। एक मिनट, अब दिख रहा है ना भाई? हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारी डेरिवेशन है रेडियई ऑफ डार्क फ्रिंज इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट की। भाई डेरिवेशन को तो अच्छे से रट के जाना, डायरेक्ट आ सकती एग्जाम्स में, ठीक है। बी वाला पार्ट है इसका, ये देखो यहां तक है पूरी, ठीक है। ये डेरिवेशन जो आपने करी है ना, ये आप ना इसकी पीडीएफ मेरे से ले लेना। देखो यहाँ पे पीडीएफ में आपको प्रॉपर चीजें दिखने वाली हैं। ऐसा नहीं कि पीडीएफ में भी ये आपका ब्लर मार रहा है, पीडीएफ में बिल्कुल प्रॉपर चीजें हैं, एकदम अच्छी, ठीक है। तो फिलहाल तो देखो अभी ब्लर नहीं मार रहा है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है सारा, आप अच्छे से इसको देख लेना। लेजर इंडस्ट्री और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की एप्लीकेशंस बतानी है, तो भैया देखो यहाँ पर है, ये एप्लीकेशन है 4 5। इन 5 एप्लीकेशंस को पढ़ लेना। बोल रहा है कि लेजर को यूज करते हैं कटिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए और इनग्रेविंग मटेरियल्स के लिए हाई प्रिसीजन से। हाई प्रिसीजन मतलब होता है प्रिसीजन मतलब एक्यूरेट, आपको कोई चीज बिल्कुल प्रॉपर एक्यूरेट डिजाइन्स में बनानी है, उसके लिए हम लेजर का यूज करते हैं। मेडिकल्स के अंदर लेजर का यूज किया जाता है सर्जरीज के लिए, स्किन ट्रीटमेंट के लिए और आई सर्जरी के लिए। और टेलीकम्युनिकेशंस में, तो टेलीकम्युनिकेशन में फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशंस के लिए। और आपके अपने अपने घर में देखा होगा एक वाईफाई लगता है, एक तो होता है वायर वाला, एक होता है ऑप्टिक वायर वाला। जो ऑप्टिक फाइबर वाला होता है ना, उसके मतलब वो महंगा आता है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो वो वाली बात बता रहा है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए लेजर को यूज करा जाता है एयर क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए और एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बहुत ज़्यादा अच्छा करने के लिए। रिसर्चर्स में लेजर्स का यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, माइक्रोस्कोपी में और दूसरे जितने भी एनालिटिकल टेक्निक्स होती हैं उन सब के अंदर लेजर्स का हम यूज़ करते हैं। तो ये पेपर में आया था कि लेजर का यूज़, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला इसका बी पार्ट है नंबर ऑफ मोड किन पे डिपेंड करते हैं, तो किस पे डिपेंड करते हैं, कोर का डायमीटर कैसा है। जितना ज़्यादा कोर का डायमीटर होगा ना उतना ज़्यादा अलाउ करेगा, मतलब उतने ज़्यादा मोड होंगे प्रोपोगेशन के। मतलब किसका मतलब कि नंबर ऑफ मोड तो कोर के डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। दूसरा वेवलेंथ, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की वजह से क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ मोड्स जनरेट होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर आपके कोई भी डिफरेंस आ गया तो वो क्या करेगा, मोड की प्रोपोगेशन पे अफेक्ट करता है। न्यूमेरिकल अपर्चर में जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा आपके मोड्स होंगे। तो ये आप इस तरीके से ही अच्छे से लिख के जाना, ठीक है। अगला इसी का सी वाला पार्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला पार्ट है, डिपिक्ट करना है मोड डेट स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड और ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर्स कैसे सपोर्ट करते हैं। तो 2 नंबर का ऊपर लेते हैं, 3 नंबर का है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है कुछ। ये रहा भाई, स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर में एक ऐसा फाइबर होते है जो कि यूनिफॉर्म कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और एकदम से चेंज आता है लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के अंदर। ये मोड जो होते हैं इसके डिस्क्रीट पाथ होता है, लाइट जो होती है वो रिप्रेजेंटेड कंसेंट्रिक सर्कल्स की बेसिस पे इसके अंदर जारी होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो जितने ज़्यादा मोड्स होंगे उतनी ज़्यादा स्मूथ ट्रांजिशंस होगी और उतने ही ज़्यादा कंटिन्यूस पाथ होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली डिक्रीज कर जाता है सेंटर टू द क्लेडिंग से। तो ये कुछ बातें आपको इसमें अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर ही आपका पेपर होता है भाई पूरा कंप्लीट। मिलते हैं इसके 2022 दिसंबर की वीडियो में, ठीक। मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो 4 बजे तक आपके पास आ जाए, नहीं तो 6 बजे तक तो आपके पास आ ही जाएगी। जब तक के लिए आप इन पीडीएफ का यूज़ करके अपने इन चैप्टर्स को और अच्छे तरीके से करा सकते हो, ठीक है। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आना।
ठीक है, गुड बाय।